हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल PYQ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम CDP की पहली क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं CDP का पहला क्वेश्चन। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? इसका पहला ऑप्शन है परवरिश की शैलियाँ, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक ढांचा या संरचना, तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी अनुभव और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचि। तो इसमें देखिए वृद्धि और विकास, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? परवरिश की शैलियाँ भी प्रभावित करेंगी, आनुवंशिक ढांचा भी प्रभावित करेंगी, विद्यालय अनुभव हुई और साथ में व्यक्तिगत रुचि भी प्रभावित करेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें चारों दिया रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस में है? डी वाले में। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। अब देखिए सभी संस्कृतियों में समान गति से नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग संस्कृति में बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी, एक आयामी और रैखिक हैं। विकास जो होता है एक आयामी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? बहुआयामी होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी वाला भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी दिया है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया के बारे में बात हो रही है। और डी वाला जो है अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिरे तक आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पैर की अंगुली से सिर तक आगे नहीं बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो असर्शन और रीजन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। यहाँ लिखा गया है गुजरते हैं, गुजरते नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गुजरते हैं, यहाँ पर जा रहेगा। तो दिया है सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में गुजरते हैं। ये गलत है। सभी संस्कृति में बच्चे जो होते हैं एक ही तरीके से विकास के चरणों से नहीं गुजरते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग विकास होता है। इसलिए वे एक ही तरीके से विकास नहीं करते हैं, बल्कि कई तरीके से करते हैं। फिर इसमें रीजन दिया है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं, बल्कि क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? पहली बात तो सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ए वाला तो गलत हो जाएगा। रीजन जो दिया है सार्वभौमिक और एक आयामी होते हैं, एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है।
और ऑप्शन सी है सही है लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो अभी अभी हमने देखा असर्शन भी गलत था और रीजन भी गलत था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसमें देखिए ही शब्द आ गया। ही एक निगेटिव वर्ड है जिसकी वजह से हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है, ऐसा नहीं है। सामाजिकरण और भी जगह हो सकता है, और भी जगह होता है। फिर दिया है स्कूल, रीजन दिया है स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। यहाँ देखिए दिया एकमात्र, अगर जहाँ पर एकमात्र रहेगा यह निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा जो तर्क है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, जिसमें दोनों गलत है। तो दोनों गलत कौन सा है, डी, ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था। इसमें ऑप्शन ए है उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी है पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है अमूर्त स्तर और डी है पारंपरिक स्तर। तो हमारा आंसर इसका जो है ए वाला सही हो जाएगा। जो इसमें ए बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका पूर्व पारंपरिक स्तर जो दिया यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। अनुकूलन, ऑप्शन ए अनुकूलन, बी है पुनर्वलन, सी है पूर्वाभ्यास और डी है कलन विधि। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी है। संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायित्वता का प्रारंभ। संवेदी चालक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। और दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। और चौथा ऑप्शन जो दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रकल्पित निगमनात्मक तर्क। जीन पियाजे जो थे इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिनमें से डी वाला हमारा इसमें क्या करेगा, इनमें से हमारा डी वाला राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी। संवेदी पेशी गामक जन्म से 2 वर्ष तक दिया है। और परिवर्तन इसमें क्या क्या होता है, इंद्रिय शिक्षक है, परिवर्त क्रिया अंतरंग व्यवहार है। दूसरा 2 से 7 वर्ष की आयु तक है। तीसरा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक है।
चौथी अवस्था जो होती है 11 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद। ऑप्शन ए है संवाद, ऑप्शन बी है व्याख्यान, ऑप्शन सी है सजा, ऑप्शन डी है पुरस्कार। अब इसमें से सीखने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कारक की महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? तो इसमें सजा तो रहेगी नहीं, नेगेटिव वर्ड है। और व्याख्यान पुरस्कार ये दोनों भी नहीं रहेंगे। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवाद। फिर इसमें दिया है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? अंतःक्रिया दिया है। तो इसमें जो है हमारा 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, और ऑप्शन सी है पीएफ स्किनर, और ऑप्शन डी है नोम चॉम्स्की। तो इसमें देखिए ये बीएफ स्किनर जो थे इन्होंने बताया था कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। नोम चॉम्स्की ने कहा था बच्चे के सीखने की जो प्रक्रिया होती है जन्मजात होती है। और जीन पियाजे ने अभी 4 अवस्थाएं बताई थी, अभी हमने पढ़ा। तो ए, सी और डी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन है हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक छवियों में हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल है। ऑप्शन बी लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में शामिल दोनों नहीं, तो इसमें से ए वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी हमारा है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न बनाना व विचारों के बीच संबंध बनाना, यही ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये बात सही है। जो किशोर होते हैं, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो अभिकथन हमारा तो सही है। अब देखते हैं तर्क ज्ञान। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए ये बात जो है किशोरों के लिए कही गई है कि मीडिया जो है समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो इससे हमारा जो है ये तर्क भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या है। हाँ, आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे ऑप्शन ए गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। अगर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करेंगे तो बच्चों को समझने में समस्या होगी, क्योंकि कोई भी करिकुलम कहीं से भी उठा लेंगे तो सीक्वेंस वाइज नहीं कर पाएंगे बच्चे, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर दिया है विभेदित निर्देश लागू करें। तीसरा दिया है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। चौथा बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। मानकीकृत दिया इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें, ए भी जो दिया है डी वाला भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आकलन। ऑप्शन ए को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बी वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों की पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यही ऑप्शन डी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। गलत, निष्क्रिय नहीं रहेगा, यहाँ निगेटिव वर्ड है। सक्रिय और सामाजिक है। सक्रिय और सामाजिक, हाँ ए वाली बात सही है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। परीक्षा उन्मुख है। गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। गलत, क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। मानकीकृत, मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए अभिकथन गलत हो जाएगा। फिर दिया तर्क समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। नहीं, अवास्तविक है, ये तो गलत है। फिर दिया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। नहीं दिया है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर दिया है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन है इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। बात तो सही है, अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो इसमें हमारा सही है तीसरा वाला और चौथा वाला। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है।
तो इसमें ए वाले में दिया है दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये तो गलत है। ए वाला, सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है, हमारा बी वाला क्या हो जाएगा सही, क्योंकि तीसरा और चौथा सही था, अभी अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अभिसारी सोच, और ऑप्शन सी अनम्य सोच, ऑप्शन डी है अपसारी सोच। तो इसमें अनम्य सोच तो रहेगा नहीं, अभिसारी सोच भी नहीं रहेगा, निम्न स्तर की सोच तो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो सही हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, और सी है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। सी वाला गलत है, ए वाला भी गलत है, और तो इसमें जब बी वाला देखते हैं, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, हमारा बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और डी वाला क्या है, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के अलग अलग वर्गों का प्रावधान, नहीं, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक सबको एक ही समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? पठन वैकल्य, ऑप्शन ए सुनने, ऑप्शन बी पढ़ने, ऑप्शन सी बोलने, और ऑप्शन डी बोलने व सुनने। ये पठन वैकल्य दिया, पठन वैकल्य जो होता है पढ़ने से संबंधित है, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। उसी तरह से डिसकैलकुलिया जो गणित से संबंधित होता है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, डिसमॉर्फिया भ्रम से संबंधित होता है। तो इसी तरह से पठन वैकल्य जो इसमें है पढ़ने से संबंधित रहेगा। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? सकारात्मक अधिगम, ये तो है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, यह भी है। उपयुक्त समायोजन ये भी है। इसमें दिया है डी वाला मानकीकृत निर्देश। देखिए मानकीकृत जहाँ आएगा यह एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा इस आंसर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है तो मानकीकृत निर्देश नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। नहीं, कठोर का करेंगे तो समस्या होगी, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हतोत्साहित दिया है, यहाँ पर प्रोत्साहित होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। जब तीनों गलत हैं तो हमारा डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें दिया सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन ए जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। ऑप्शन बी प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। ऑप्शन सी सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। और ऑप्शन डी पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल
को प्रतिपादित करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, ऑप्शन ए है अनुसरण द्वारा, ऑप्शन बी है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ऑप्शन सी है अनुकूलन व पुनर्वरण द्वारा, और ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो इसमें ये तीनों तो गलत है, सही कौन सा हो जाएगा? डी वाला। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? ऑप्शन ए भय उत्पन्न करके, नहीं, भय उत्पन्न करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। ऑप्शन बी है तनाव उत्पन्न करके, ये भी गलत हो जाएगा। सी सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके। देखिए प्रोत्साहित तो करेंगे, लेकिन यहाँ निष्क्रिय दिया, निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा कौन? डी। जब डी वाला बचा है तो ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा। और इसमें दिया क्या है? विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इसमें तनाव तो रहेगा नहीं, शर्म भी नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव है, हीनता भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत। तो हमारा डी वाला जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी वाला जो संतुष्टि दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को। ऑप्शन ए है क्वेश्चन 26 है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है हतोत्साहित। नहीं, हतोत्साहित करेंगे तो बच्चे असहज महसूस करने लगेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है सुसाधित, हाँ सुसाधित करके, बी वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी है दंडित नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है खारिज भी नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, गलत। निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, निष्क्रिय शब्द आया है इसलिए बी वाला भी गलत हो जाएगा। भौतिक पुरस्कार देकर, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है खोज व अन्वेषण द्वारा। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है प्रकार्यात्मक आबद्धता। ऑप्शन बी है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन सी है स्वानुभाविक। ऑप्शन डी है कलन विधि। इसमें कहा गया है प्रभावशाली रणनीति नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है। लेकिन इसमें एक वर्ड दिया नहीं है, तो नहीं की वजह से यह तीनों हमारा गलत हो जाएगा। और सही कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी बी सी डी गलत हो जाएंगे, क्योंकि पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक, कलन विधि ये सभी प्रभावशाली रणनीति हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने ऑप्शन ए निष्क्रिय रूप से होता है,
गलत, निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है इसलिए गलत हो जाएगा। बी का स्वरूप सामाजिक होता है, यही क्या है, सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी गलत। परीक्षा केंद्रित होता है, ये भी गलत है क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए, डी गलत। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। देखिए विफलता के लिए जिम्मेदार पूछा गया है, तो इसमें व्यक्तिगत पाठ्यचर्या ये तो नहीं होगा, संदर्भित व्यक्तिगत पाठ्यचर्या ये वाला नहीं है, फिर दिया बी वाला संदर्भित पाठ्यचर्या, बी वाला भी नहीं है, सी दिया सक्रिय पाठ्यचर्या, सी वाला भी नहीं है। तो विफलता के लिए जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने CDP के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए कि पर डे हम नई नई वीडियो यानी कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उसको डालते रहेंगे। और ये हमारी पहली वीडियो थी इसलिए थोड़ा पढ़ाने में समस्या हो रही है, तो धीरे धीरे समस्या जो भी आ रही हैं उसका सलूशन मिलता जाएगा और बाद में हम अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हाँ देखी तो ओहो।